तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। भैया अगर 2026 में आपको भी हिंदी का पेपर देना है ना, तो बस ये एक वीडियो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करवाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है। अब आपको छोटे छोटे वीडियोस को देखने से काम आपका नहीं होगा, आपको ऐसे ही मैराथन क्लासेस की जरूरत है। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी 2026 के लिए पूरा खंड खा जो आपका होता है ना, पूरा खंड खा सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। कैसे आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश ये सब सॉल्व करना है, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, रस छंद अलंकार कौन कौन से पढ़ने हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पूरा खंड खा आज हम देखेंगे, यानी कि 50 नंबर आज हम कंप्लीट करेंगे। हर साल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ना, उसी को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 2026 में हमारी 95% प्लस की गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा हिंदी सिर्फ एक ही वीडियो में। सबसे पहले ये जान लो बच्चों, रोड मैप आज का हमारा, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये समझो। इतने टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, सोचो 13 टॉपिक, यानी कि 13 टॉपिक टोटल हम पढ़ेंगे, जो कि टोटल 50 नंबर के आते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के गद्यांश को सॉल्व करेंगे, 7 नंबर का आता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी संस्कृत का गद्यांश हम नहीं सॉल्व कर पाते, कोई ट्रिक बताओ। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर संस्कृत का पद्यांश 7 नंबर, फिर हिंदी व्याकरण में मुहावरे हम लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन भी पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार भी 2-2 नंबर के आते हैं, इनको भी पढ़ेंगे, पत्र लिखना भी सीखेंगे 6 नंबर का, और निबंध 9 नंबर। टोटल 50 नंबर के टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला समय है। अब हमारा चैनल आपका पूरा सपोर्ट करेगा। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी संस्कृत के गद्यांश को, पूरे 7 नंबर का ये आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर से गद्यांश सबसे ज्यादा आते हैं। देखो, जातक कथा पढ़ लेना, महामना मालविया, संस्कृत भाषा या महत्तम और पंचशील सिद्धांता, इतने चैप्टर पढ़ लो भैया, आपका जो है कितना नंबर, 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक गद्यांश दिया गया है संस्कृत का, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और पाठ का नाम पहचानना है। उसके बाद में इसका संदर्भ लिखकर, संदर्भ में हम पाठ का नाम लिखते हैं, तो संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखो, ये जो गद्यांश है ये महामना मालविया चैप्टर का गद्यांश है, तो इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझो। जैसे देखो, हिंदी, पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग निकालना आपको बता देता हूं, उसके बाद में इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज, हाँ, अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहीं पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 9918332305 इस पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा भैया। क्रैश कोर्स भी वहां पे हमारा है, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो। तो देखो भैया, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं। देखो क्या है, हिंदी हिंदी, संस्कृत संस्कृत, आडल भाषा यानी कि और अंग्रेजी भाषा पर अस्य इनका समाना समान अधिकारा अधिकार आसीत था। तो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। किसका? महामना मालविया जी का। तो संस्कृत का मीनिंग जो है ना बहुत टफ नहीं होता, बस पढ़ने में थोड़ा बहुत लगता है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे होंगे जिनको संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी, अक्सर होती है। मैं भी जब 12th में था मुझे भी थोड़ी बहुत होती थी। आगे देखो,
हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के उत्थानाय उन्नति के लिए अयम इन्होंने निरंतर निरंतर प्रयत्न करो, प्रयत्न करते रहे। मतलब हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। ठीक है, आगे देखो, शिक्षयो शिक्षा द्वारा ही देशे देश, समाजे समाज में चा नवीन नवीन प्रकाश प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की। मतलब शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। महामना मालवीय जी का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही ना देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखो, अस्य निर्माणा, इसके निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान लोगों से धन अयाचत मांगा। जनाश्च, और लोगों ने महत्यस्मिन, इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम प्रचुर मात्रा में धनस्मय धन प्रायश्चन दिया। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में धन दिया। मतलब लोगों ने काफी धन दिया, दान दिया। ठीक है, आगे देखो, तेन निर्मित, इनके द्वारा निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति विभूषित हो रहा है। ठीक है, तो लोगों इनके द्वारा निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय जो है भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति आज सुशोभित हो रहा है। लोगों के दान से और श्री मालवीय जी के लगन से ही ये विश्वविद्यालय बना। आगे देखो, साधारण स्थिति का जन मनुष्य भी महतोत्साहन, महान उत्साह मनुष्यमिनः, यानी कि बुद्धिमता पौरुषेण और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में भी सक्षम होता है। इत्यदर्शयम, ये दिखा दिया मनीष मूर्धन्य या बुद्धिमान मालवीय जी ने। ठीक है, तो साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में सक्षम होता है। ये बुद्धिमानों में बुद्धिमान मालवीय जी ने दिखा दिया, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। एतदर्थमेव, और इसी कारण से जनाष्ट लोगों ने महामना की इत्युपाधिना उपाधि से अविधारोत्तमवन्तः पुकारना आरंभ किया। और इसी कारण से लोगों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। अब ये गद्यांश भैया लगातार बोर्ड एग्जाम में आया है, कोई लल्लू पंजू वाला गद्यांश नहीं है, बहुत स्पेशल वाला गद्यांश है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया, मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया। ऐसे ही आप भी निकालना। देखो संस्कृत में थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स होता है, ठीक है, तो ऐसे आप भी निकालना सीख जाना। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका फर्स्ट वर्ड पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। ठीक है, मैंने हिंदी संस्कृत के गद्यांश पे कई वीडियो बनाए हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हिंदी संस्कृत लाग भाषासु और लास्ट में इसको लिख देंगे। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब संदर्भ का 2 नंबर दिया जाएगा और हिंदी अनुवाद का 5 नंबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट हेडिंग संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। भैया ये हिंदी का गद्यांश नहीं है, हिंदी संस्कृत का गद्यांश है। सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम नहीं लिखना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। मान लो संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ का दे दिया जाए तो सेम लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। सिर्फ पाठ का नाम चेंज कर देना। ठीक है, अब अनुवाद वही जो मैंने बताया वही उठाकर पूरा लिख दो, जो अभी मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया है। देखो
इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी, हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन भी दिया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इसका ले लो, फिर इसका ले लो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, उसका भी ले लेना। आगे है, इनके द्वारा बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में सक्षम होता है। यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। बस हो गया भैया, 5 नंबर इसका भी, यानी कि 7 में 7 ऐसे आपको मिलेंगे। ये लो बेटा, इस पे तेरा ही हक है। हो गया, काम खत्म। तो 4 चैप्टर पढ़ लेना जो मैंने बताया था, काम हो जाएगा। संस्कृत के पद्यांश पे चलेंगे, 7 नंबर का ये भी आता है मेरे भाई। लेकिन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। 7 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये 100% फिक्स टॉपिक है। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लो, 7 नंबर आपका फिक्स है, गारंटी है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख दूंगा। बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना। बस इतना पढ़ना है मेरे भाई, ये 100% फिक्स टॉपिक है। बस आप सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लो, बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है, 1-2 चैप्टर में, उसको पढ़ लो। कोई काट ही नहीं सकता नंबर। ठीक है, ये ट्रिक है। बाकी हिंदी के 22 टॉपिक मैंने आपको बताया। आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने पूरे हिंदी के बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है। कौन कौन से टॉपिक 100% फिक्स है वो भी मैंने बताया, जाकर जरूर देखना। तो पद्यांश में कुछ ऐसे दिया जाएगा, जैसे देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय सक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विवृद्ध में जिज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख लो कितनी बारी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 और अब 26 में। ठीक है, तो देखो, विद्या विवादाय यानी कि विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, मतलब दुष्ट व्यक्तियों की। खलस्य का मतलब दुष्ट व्यक्तियों की। तो दुष्ट व्यक्तियों की जो विद्या होती है ना, वो वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि साधु की, एक सज्जन पुरुष की विपरीत में ज्ञान आए, उनका ज्ञान जो है वो दान के लिए। ठीक है, उनका ज्ञान जो है वो किसके लिए होता है, यहां पे लिखा है भाई, दिखा देता हूं। उनकी विद्या जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, दानाए और धन दान के लिए, और शक्ति चा रक्षणाए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। मतलब कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, मतलब दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि साधो विपरीत में जिज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, जबकि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। बस यही आपको लिखना। तो जब इसको सॉल्व करना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना और ऐसे लिख देना, विद्या विवादाय, इसको लिख देना यहां पे डॉट 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 करके लास्ट वर्ड। ये लिखना जरूरी है क्योंकि 2 दिए रहेंगे, करना एक ही है। आपने कौन सा किया है कैसे पता चलेगा, तो ये इसी से पता चलता है। ठीक है, अब संदर्भ लिख दो भैया। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। देखो भैया, ये वाला पद्यांश या श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है, तो ऐसे संदर्भ लिख देंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका यहां पर कंप्लीट है। ठीक है, अनुवाद लिख दो, जो मैंने बताया था वही आप लिख दो। ठीक है, हिंदी अनुवाद में ये देखो, अनुवाद हेडिंग डालेंगे, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु या सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। लो भैया, 5 नंबर ये भी कंप्लीट, यानी कि टोटल 7 में
7 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है संस्कृत के पद्यांश का। लेकिन हमारी गाड़ी अभी यहीं पर नहीं रुकेगी मेरे भाई, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो 14 नंबर फिक्स हुआ है, हमें 50 नंबर पूरे देखने हैं। चलो खंड खा के अब आते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे बच्चों। 2 नंबर का ये आता है, बस इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना, इतना ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो देखो, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ होगा स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग ऐसे हेडिंग डाल के लिख देना, विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। देखो यहां पे अपने पैरों पर खड़ा होना इस वाक्य में आ गया, ये बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा। ठीक है, तो विकास के माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा वो शादी नहीं करेगा। बस भैया 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, आंखों का तारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग लिख दो, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। बस हो गया, राम जी जो हमारे श्री राम जी हैं वो कौशल्या के आंखों के तारे थे। हो गया 2 नंबर यहां पर भी फिक्स। ठीक है, बस हो गया, 2 मैंने बता दिया है। बाकी मैं क्लासेस लाता रहता हूं रेगुलर, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चलो अगला देख लो, आपठित गद्यांश बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और भैया फ्री के नंबर हैं। आपको एक गद्यांश ऐसा दिया जाएगा ना जो आपके सिलेबस में नहीं है, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे का खा गा, तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, सिर्फ ढूंढ के लिखना है। चलो हम बताते हैं, पहले इसको पढ़ो। 5 नंबर का पूरे आता है भैया, बिल्कुल मिस मत करना, 5 नंबर बहुत होता है, एक टॉपर से जाकर पूछो। देखो, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता, जैसे ही व्यक्ति कमाने लायक नहीं होता ना, उसको अनुपयोगी मान लिया जाता है कि ये किसी काम का नहीं है। जब तक आप कमा रहे हो तब तक सब आपसे बहुत प्यार करेंगे भैया, और जैसे ही आप कमाना बंद कर दिया, आपको अनुपयोगी या फालतू मान लिया जाएगा। आगे देखो, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। मतलब जिसको अनुपयोगी फालतू मान लिया जाएगा ना, उसको तो पीड़ा होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो, वरिष्ठ उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यही उठाकर लिख दो कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। बस हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो देखो ये लिखा है सीधा सीधा आंसर, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। यही उठाकर लिख दो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है ना, वो कमाने लायक नहीं होता ना, वैसे ही उसको अनुपयोगी मान लिया जाता है, यूजलेस, किसी काम का ये नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। ये नहीं लोग सोचते हैं कि आज से पहले यही कमा के देता था। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? तो देखो ये लिखा है सीधा सीधा, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अरे जो क्वेश्चन का कीवर्ड है ना मानसिक पीड़ा, वही यहां पे देखो, जहां पे भी दिख जाए उस लाइन को उठाकर लिख दो, ये कीवर्ड वाला होता है। ठीक है, तो बस हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सत्य है डॉट 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 करके पीड़ा होती है। देखो ये मैंने लिख दिया, ये सत्य है डॉट 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 करके होती है। का वाला क्वेश्चन था, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। 1 नंबर आपको इसके लिए मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो ये देखो,
वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आते ही वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान ले जाते हैं। वस्तुतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम हो जाता है तो वो समाज व परिवार की नजरों में बोझ हो जाता है, भले ही वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। 2 नंबर इसके लिए मिल गया, ठीक है। जिसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी दोनों 2-2 नंबर के, ठीक है। तो मतलब जैसे ही वो कमाने लायक नहीं रहता भाई ना, आर्थिक रूप से अनुपयोगी हो जाता है, आर्थिक रूप से थोड़ा अक्षम हो जाता है ना, उसको लोग अनुपयोगी मान लेते हैं, फालतू मान लेते हैं, बैठ बैठ कर खा रहा है, बस यही कहेंगे, ठीक है। अभी आप भी हो, थोड़े बड़े होगे ना, थोड़े बड़े, आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी ना, तो आप भी के पेरेंट्स कहेंगे कुछ करता नहीं है, बैठे बैठे खा रहा है, ठीक है। भले ही ना कहें लेकिन कह सकते हैं, ऐसा होता है। वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो ये लिख दो। वरिष्ठ नागरिकों को समाज व परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से मानसिक पीड़ा होती है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। मतलब ये 5 नंबर मेरे हिसाब से फ्री के हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लिखना है। तो 19 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए भैया, सॉरी 19 का 21 नंबर कंप्लीट हुए मुहावरे एवं लोकोक्तियों को लेकर। 7 7 14, 2 16 और 5 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया शब्द युग्म आता है 2 नंबर का, ये देखो शब्द युग्म, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण सवर्ण, इसका सही अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो देखो स्वर्ण का मतलब और सवर्ण का मतलब सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सोना और उच्च जाति। स्वर्ण का मतलब सोना और सावर्ण का मतलब उच्च जाति। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल से सही है। चलो दूसरा नियत नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा, निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और गणना। भैया निश्चित और भाग्य, नियत का मतलब निश्चित, नियति का मतलब भाग्य। तो दूसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शब्द युग्म, सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं। शब्द अर्थ, सॉरी अनेकार्थी शब्द इसको बोलते हैं, 2 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। 21, 2 23 और 2 25 नंबर हमारे इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। देखो काल, इसमें होता क्या, जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। पहले हम छोटे थे तब पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, वही है। देखो काल, काल ऐसे दे दिया गया आपको, कहा जाएगा अनेकार्थी शब्द लिखो। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो, आप ऐसे लिख देना। काल को समय बोलते हैं, अकाल, मृत्यु, यमराज, ये सब बोलते हैं। 2 ही पूछा जाएगा, मैंने 4 बता दिया। तीर को नदी का किनारा, तट, बाण, ये सब आप लिख देना, बस हो गया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ जाओ भैया, 2 नंबर का ये भी आता है। 2 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है गलत कार्य करने के लिए हठ करने वाला। जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे उसको हम क्या बोलते हैं, स्वाग्रही, हठी, दुराग्रही या अनाग्रही, उसको दुराग्रही बोलते हैं। जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे ना वो दुराग्रही होता है। दूसरा, जो जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अजय, अमर, अजर, अनंत, उसको अजय बोलेंगे। जो जीता ना जा सके वो अजय होगा, ठीक है, जिसको जीता ही नहीं जा सकता। चलो अगला क्वेश्चन, वाक्य संशोधन पे आएंगे हम लोग बच्चों। इसमें वाक्य को सही करके लिखना है, 2 नंबर का आएगा। जैसे देखो फर्स्ट है रोटी मोहन ने खाई, ये आपको दिया जाएगा, ये गलत है। लिखना आपको ऐसे, मोहन ने रोटी खाई, ये सही है। फिर मेरा प्राण संकट में है, गलत है। मेरे प्राण संकट में है, ये सही है। बस ऐसे ही आपको सही करके इसमें लिखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब रस छंद अलंकार पे आएंगे। रस में हम करुण रस देखेंगे। देखो रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है। यूट्यूब पे जाना, सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार एक वीडियो में। 18 से 20 मिनट का वीडियो आपका पूरे 6 नंबर कंप्लीट कराएगा। जाना सर्च करके जरूर देखना। तो इसमें हम करुण रस को पढ़ेंगे। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान से समझो। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये ट्रिक है, ये परिभाषा बनाने का ट्रिक है। देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे हास्य रस का पूछ लिया जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का पूछा जाए तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये ट्रिक है डेफिनेशन लिखने का। देखो हो सकता है आपके बुक में दूसरा डेफिनेशन हो, उसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी आप लिख सकते हो, दैट्स अ ट्रिक। उदाहरण देख लो,
क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस यही उदाहरण लिख दो, 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा उदाहरण याद है बिल्कुल आप लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं करुण रस के। तो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब चलते हैं छंद पे भैया, देखते हैं दूसरा। चलो बेटा, ये देखो चौपाई, छंद में मैंने चौपाई लिया है और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे छोटा ऊ कर देना, पहले ही मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखो चौपाई क्या होता है, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम चौपाई पढ़ेंगे। देखो यहां पे मैं एक एक बता रहा हूं, मैंने कहा जो वीडियो आप सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, उसमें मैंने सारे के सारे पढ़ा रखे हैं, जाकर जरूर देखना। तो चौपाई क्या है, नाम से स्पष्ट है, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे और हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण, मात्राओं को गिनना भी बताना होगा। बंदो गुर पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अम्मीय मूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भवरुज परिवारु। अब इसमें आपको मात्राएं गिनना है। देखो एक मात्रा होगी तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 मात्रा होगी तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बा के ऊपर बिंदी है, यहां पे 2 मात्राएं हो गई। दा अकेला है तो 1, छोटाऊ है 1, 2 1 3 1 4, गा पर छोटाऊ का मात्रा 1, रा पर छोटाऊ का मात्रा 1, पा दा अलग अलग 1 1 है, ये भी 1, दा पर छोटाऊ का मात्रा 1 1 1, रा पर बड़ा का मात्रा है 2 और 2। गिनो कितना हुआ, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 11 12 14 2 16 हो गया। ये पहला पद है, देखो यहां पे फुल स्टॉप। अब दूसरा पद देखो, यहां पे 1 होगा, छोटाऊ का मात्रा 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, यहां पे भी हो गए। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखिए तीसरे में 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16। ठीक है, यहां पे चारू में बड़ा ऊ का मात्रा लगा, चारू है, चारू नहीं है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 हो गया। बस हो गया, 16 मात्राएं सब में हो गई, आप गिनकर देख सकते हो। स्क्रीनशॉट पहले ले लो इसका। ठीक है, तो ये होता है चौपाई। इसके और भी उदाहरण हैं, कोई दूसरा उदाहरण याद है मेरे भाई उसको भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बंदो गुरुपद पदुम परागा, शुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। एक चीज आपने नोटिस किया, यहां पे लास्ट में 2-2 मात्राएं, इसमें देखो 2-2 का जोड़ा है। ठीक है, यहां पे भी 2-2 का जोड़ा है, यहां पे भी 2-2, यहां पे भी 2-2। ठीक है, तो ये होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तब मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार पे आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। ऊपर हेडिंग डाल देना बच्चों, यहां पे आप लोग हेडिंग डाल देना, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पे यमक अलंकार पढ़ाया गया है। ठीक है बच्चों, चलो ये इरेज हो गया और यहां पे हम लिख देंगे यमक, यमक अलंकार। ठीक है, हो गया, आसानी से मैंने कर दिया है। तो देखो यमक अलंकार क्या होता है, बाकी अलंकार मैंने बता रखे, मैंने पहले बताया, आज यमक। यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म या जोड़ा, वो अलंकार जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों, उस वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखो उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिरे। अब यहां पे स्पष्टीकरण थोड़ा सा लिख देना कि यहां यमक अलंकार क्यों है। देखो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, 2 लिख देना, घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न है। जैसे काली घटा, यहां पे घटा का मतलब बादल है, का घमंड घटा, यहां पे घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो यही होगा भैया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, उसके अलग अलग अर्थ हैं, तो यहां पे होगा यमक अलंकार। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब चलते हैं पत्र लेखन पे। पत्र लेखन की बात करें बच्चों तो टोटल ये 6 नंबर का आता है मेरे भाई, 6 नंबर का।
और मैंने आपको क्लास 12 हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट पत्र बता रखे हैं। आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। आज हम पढ़ेंगे, उसमें मैंने 5-6 पत्र एक वीडियो में बताया। आज हम पढ़ेंगे पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको क्या करना है, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। तो देखो, सबसे पहले लिख देना सेवा में, फिर लिख देना श्रीमान निदेशक। पहले आप सेवा में लिखेंगे, फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। देखो, इसके नीचे से लिखना, यहां से लिखना, ठीक है। श्रीमान निदेशक, किसको आप पत्र लिख रहे हो? हम गोंडा जल बोर्ड गोंडा को लिख रहे हैं। आप मेरठ से हैं तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख सकते हैं, मतलब एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेवा में मैंने लिखा श्रीमान निदेशक, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखा गोंडा जल बोर्ड गोंडा। विषय लिखो भैया, आपका विषय क्या है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हो? तो देखो, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब पेयजल अधिकारी को हम जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ये हो गया, मतलब सिंपल सा है। पहले सेवा में लिखो, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो लिखो, कहां के वो है वो लिखो, विषय लिख दो। अब इसी के नीचे से आपको स्टार्ट करना है। देखो, ये पेज है भैया, बोर्ड छोटा है, कॉपी आपकी बड़ी होगी इसके हिसाब से। अब बोर्ड से बड़ी नहीं होगी, लेकिन लिखना वहां पे अच्छे से, यहां पे बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। इसके नीचे से यहीं से आप लोग लिखना स्टार्ट करना, इसको महोदय लिख देना। अब महोदय लिखने के बाद अपनी पूरी प्रॉब्लम यहां पे समझा देना। देखो, मैं आपका ध्यान वालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को 2-2 दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। भैया, जल ही जीवन है, जब पानी ही नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेंगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। पानी को इस अनियमित आपूर्ति के क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, ठीक है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों का मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अपनी पूरी दुख कथा आपने सुनी, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा इसको, अब इसके नीचे से लिखिएगा इसको, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको बोर्ड में दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा उनसे अनुरोध कीजिएगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। फिर लिख देना, मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित दिनांक ऐसे लिख देना, दिनांक मत डालना, और भौदीय लिखकर काखागा लिखना, अपना नाम मत डालना, अपना एड्रेस डाल देना वालेश्वरगंज गोंडा। मतलब जहां से आप वो एड्रेस भी डाल सकते, कोई जरूरी नहीं यही डालो, ठीक है, दूसरा भी डाल सकते हो। तो पत्र लिखने का तरीका समझ गए, बहुत सिंपल है भाई। बस आपको करना क्या है, पहले सेवा में लिखना है। देखो, सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो विषय लिख दो, विषय के नीचे से महोदय लिखकर अपनी पूरी दुख कथा सुना दो। ये होती है बच्चों लेटर की बॉडी, इसको बोलते हैं पत्र की बॉडी, ठीक है, जैसे हम लोग की बॉडी है। और फिर यहां पे ये लिख दो भाई, काम हो गया। चलो, अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण निबंध पे, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो निबंध है ना, आज हम कुछ अलग करेंगे। देखो, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, इन सब पर तो मैं पहले ही आपको निबंध बचा चुका हूं, ठीक है, पहले ही पढ़ा चुका हूं एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। भैया, भारतीय समाज में स्त्रियों की कंडीशन क्या है, उस पर आज हम पत्र लिखेंगे, सॉरी उस पर आज हम निबंध लिखेंगे। तो देखो, जब भी किसी निबंध को लिखो ना, सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में हम वो सारे हेडिंग लिखते हैं जो आपको निबंध लिखते समय डालना है। जैसे देखो, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, हर एक निबंध में लिखना है। भोग्य वस्तु के रूप में नारी, सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी, और फिर उपसंहार। देखो, जब भी आप निबंध लिखो, पहला हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा में आपको सारे हेडिंग डालने हैं जो आप निबंध लिखते समय डालेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए, लास्ट में उपसंहार, बाकी बीच में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं वो हेडिंग, ठीक है। अब इसी हेडिंग को एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, फिर एक एक करके सारे निबंध सारे हेडिंग पर लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में देख लो क्या है बच्चों। देखो, प्रस्तावना, इसमें हम
स्थिति के बारे में लिखेंगे। देखो, यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष उसके दो पहियों के समान है। स्त्री व पुरुष दोनों का सचल और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वो नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भली भांति समझा था, जिससे उस समय नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पवित्रता, पतिव्रता, गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमि को अपनी क्षमता से महिमा मंडित किया था। इनका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय भारत का आदर्श था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब नारियों को पूजना चाहिए, ये था। तो ये प्रस्तावना में आप लिख देना। और एक चीज मैं और बता देता हूं भैया, जरूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखें, थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। यू आर आल्सो अ राइटर। दूसरा हेडिंग रहेगा भोग्य वस्तु के रूप में नारी। देखो, समय के साथ साथ समाज परिवर्तित हुआ है। कोई रूढ़ियां हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व कम होना शुरू हुआ। स्त्री देवी ना रहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा कम होती चली गई। विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि नारी घर की चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई। उसे ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहा और ना ही बोलने का। स्त्री का पुरुष के किसी भी काम में हस्तक्षेप करना अपराध माना गया। वो पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये है भोग्य वस्तु के रूप में नारी। लेकिन आज तो नारियां जो है, आज तो लड़कियां काफी प्रोग्रेस कर रही हैं। ये कुछ दिन पहले की बात है। चलो आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है कि इसी में लिखना है। देखो, तीसरा है सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। देखो 20वीं, देखो हेडिंग आप जितना अच्छा डाल के लिखोगे ना, उतने ज्यादा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। जितना अच्छा हेडिंग उतने ज्यादा आपको नंबर। तो सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक आंदोलन आरंभ हुए। समाज में एक जागृति आई। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया। साथ ही नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया और उसके बंधन शिथिल होने लगे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। नारी समाज में जागृति आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की संवैधानिक समता नारी को संभवतः पहली बार मिली। ठीक है, संविधान आया, उसमें नर नारी को समान अधिकार दिया गया, समानता दी गई तो ज्यादा अच्छा हुआ, समान अधिकार दिया गया। चौथा देखो, उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। ये ठीक है कि नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु ये सुधार अभी तक अपेक्षित नहीं कहा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रामीण समाज में भी स्त्री शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वो दिन अब दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ चलेंगे। देखो आज जो है ना, अगर शहरों की बात कर ली जाए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहां सब बहुत सारे शहर हैं, तो यहां नर और नारी जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अब वो समान है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। आज टॉपर लिस्ट अगर आप देखोगे ना, चाहे बोर्ड एग्जाम या कुछ भी हो, लड़का और लड़की दोनों टॉपर बनते हैं। क्यों? समानता का अधिकार है। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी हैं भाई, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप लोग घूम टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वैसे उनको भी होना चाहिए, लेकिन बस लिमिट में। ठीक है, चलो पांचवा, उपसंहार। नारी के विकास के बिना यह समाज अधूरा है। जैसे पत्नी पति की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज संपूर्ण समाज का आधा हिस्सा है, और आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा शरीर ही रोगी तथा अविकसित रहता है। मतलब नारी जो है हमारे समाज का आधा हिस्सा है। अगर वो सुस्त रहेगी, वो अविकसित रहेगी, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी।
यदि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष में पौरुष है तो नारी में ममता है। अर्थात किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से कम नहीं है। वो पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिरमणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। राष्ट्र कवि, अभी मैं राष्ट्रपति बोलने वाला था, ठीक है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय नारी की इसी महिमा का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। देखो, अंचल के सुकुमार फूल को वो यूं देख रही है, फूट रही हो धार दूध की ज्यों ही भरे नयन से, वीर धनी विद्वान ग्राम का नायक विश्व विजेता, अपनी गोदी बीज आज वो क्या क्या देख रही है। अतः आज नारी की गरिमा के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऐसे अगर लाइनें आप शायरी वारी, मतलब शायरी नहीं, ऐसे अगर आप लाइनें लिख देते हो ना, आपका निबंध और अच्छा हो जाएगा, 4 में चांद लग जाएगा मेरे भाई, और ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा निबंध था और फाइनली ये हमारा लास्ट टॉपिक था 9 नंबर का। तो आज मैंने आपको भैया पूरे हिंदी को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में बताया। क्लास थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, समय बदलना है तो टाइम देना पड़ेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इस वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली हम चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।